हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझना। देखो, आपने जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाला इन द सेंस कि जो कहानी सुनने जैसा था, कि आपने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या है, उसके लीडर्स के बारे में फैक्ट्स फिगर्स जो थे, गॉर्बाचेव के टाइम में किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी तक चैप्टर में। अब यहां पे जो एक बड़ा क्वेश्चन है ना, इस बड़े क्वेश्चन को समझो। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? आखिरकार सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? तो अब हम यहां पे कहेंगे कि यहां से हम चैप्टर को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में भी बड़े नंबर में आता है, तो इसको अच्छे से समझना। देखो, मैंने जब ये सवाल पूछा आपसे कि व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, तो फटाफट आपके मन में एक जवाब जरूर आया होगा। ठीक है, कि अभी तक कहानी जितनी समझी तो हमारे मन में आया कि हाँ सर, गॉर्बाचेव जो थे, मिखाइल गॉर्बाचेव, उन्होंने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए ना, उन रिफॉर्म्स के कारण कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट हुआ है सोवियत यूनियन। ठीक है, मान लेते हैं। क्या सिर्फ वही एक कारण था? और भी कारण हो सकते हैं ना। क्या सिर्फ वही कारण था? नहीं, और भी कारण हो सकते हैं। और कारण क्या हो सकते हैं? ठीक है, लोगों के क्या ओपिनियन है, जैसे हम क्या, ये जो पूरा रंगमंच चल रहा था, इसे जिसने ऑब्जर्व किया होगा, इनसाइडर्स ने, आउटसाइडर्स ने, वेस्टर्न वर्ल्ड के हिस्टोरियंस ने समझा होगा, तो उनका क्या मानना है कि क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपको आपका ये जो सवाल है, इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे। ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस के अलावा भी आप देखोगे तो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थी। सो टुगेदर दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। लेट अस हैव अ लुक ऑन देम। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। समझ में आ रही है ना डेप्थ क्या है? कि सिर्फ मिखाइल गॉर्बाचेव के रिफॉर्म लाने से नहीं हुआ। मतलब वो तो क्या है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है और आपने क्या एक जोर से लात मारी तो बिल्डिंग गिर गई, तो ये मत सोचना कि आप सुपरमैन हो। ठीक है, वो बिल्डिंग की अपनी कमजोरी थी, इस कारण वो बिल्डिंग जर्जर हो गई, आपका लात मारना तो निमूत हो गया। आगे समझ में, जिस बोलते हैं ना निमित्त मात्र से, तो वो निमित्त मात्र आपका वो हो गया। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, अंडरस्टैंड दी डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पकड़ के चलना, इससे क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस निकलते हैं, वो मैं बताऊंगा, एग्जाम में भी वैसे आते हैं। जैसे कि अब ये तो हो गया डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, एक बड़ा क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वर द रीजंस ड्यू टू विच मिखाइल गॉर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो वो रीजंस भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी ये तो। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को कनेक्ट करते चलना। और तो while there are unique features of the Soviet collapse, there may be more general lessons to be drawn from this very important case. ठीक है, बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे जो बुक में पढ़े गए, नहीं पढ़े गए, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, लेकिन यहां से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप ड्रॉ कर सकते हो कि अल्टीमेटली ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते कोलैप्स होता है सोवियत यूनियन। ठीक है, तो इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहली चीज ये। अब यही रीजन बन जाएंगे जिनके चलते मिखाइल गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म भी लाए थे। ठीक है, तो इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो उनकी वीकनेसेस को समझते हैं। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर मेनी ईयर्स लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। क्या हो रहा था ना, आप जैसे देखोगे तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में वीकनेस देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहां पे क्या, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में आपको क्या समझ में आएगी कि व्हाई डिड द सोवियत बिकेम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेट लिख दिया यहाँ पे, स्टैग्नेशन कर लेना। तो वो क्यों था, कि इकोनॉमिक ग्रोथ रुक क्यों गई थी? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, कंपटीशन जब चल रहा था तो यूएस और यूएसएसआर दोनों के कंपटीशन में आपको एक चीज समझना होगा कि यूएस जो था इकोनॉमिकली, यूएसए वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से क्या है, वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा था। यूएसएसआर जो था, क्योंकि एक तरह से देखा जाएगा तो कंपटीशन में, अब कंपटीशन में आपको हथियार भी बनाना, इकोनॉमी भी ग्रो करना है, एम्प्लॉयमेंट भी देना है, सब कुछ देना, लोगों की एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करना है। तो उन सारी चीजों को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं यूएसए की इकोनॉमी जितना अच्छा परफॉर्म कर पाई थी, यूएसएसआर की इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो कारण क्या था उसके पीछे के? क्वेश्चन एक इंटरनल ये आ सकता है कि व्हाट वर दी रीजंस फॉर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, इंटरनल क्वेश्चन कहीं से, इसीलिए डिटेल में पढ़ाया जाता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लो उठा के, हम तो सब बनेगा। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं? देखो, द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system, the 5 Central Asian Republic in particular। ठीक है, तो अब ये पॉइंट, जो इस पॉइंट को समझ लो, बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पीछे का कारण एक ये था कि जितना पैसा आ रहा है, हम रोटी बेच के हथियार बना रहे हैं।
आगे समझ में? तो रोटी बेच के हथियार बनाने का काम चल रहा था यहाँ पे। तो दिखती बात है कि जब लोगों को रोटी नहीं मिलेगी बोलेंगे हथियार खाने से तो रहे हम, ठीक है, बम गोला बारूद थोड़ी ना खाओगे आप। तो एक कारण वो था, मिलिट्री आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सारी चीजों को मेंटेन करना। अब इसी के साथ साथ क्या है कि यूएसएसआर एक ब्लॉक को लीड कर रहा था, लीडर था, वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो अब जैसे यूएसए लीड कर रहा था किसको, नाटो को, तो अब यूएसए लीड कर रहा था, उसी के साथ साथ में यूएसए के जो मेंबर्स थे ना वो प्रॉस्परस थे। यूएसए के साथ फ्रांस था, जर्मनी था, यूएसए के साथ जैसे अगर आप देखोगे फ्रांस, जर्मनी और कौन था यूएसए के साथ में, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम था, और ये पैसे वाले देश थे। तो यूएसए को ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं था अपनी मिलिट्री अलायंस को बनाए रखने में, तो मतलब यूएसए के दोस्त पैसे वाले थे। अब ये यूएसएसआर जो था ना बेचारा, इसके दोस्त पैसे वाले नहीं थे, तो पूरा का पूरा बर्डन यूएसएसआर के ऊपर। किसका? कि जो अपने जो सैटेलाइट स्टेट्स थे, सैटेलाइट स्टेट्स, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं बताया था, जैसे निकिता क्रुश्चेव के टाइम पीरियड में हमने क्या देखा था कि जो हंगरी वाला पार्ट है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे, इंटरनल रिबेलियन, तो यूएसएसआर की आर्मी जाती थी, चलो भैया सप्रेस करेंगे। उनके दोस्त और कौन थे? अलाइज, अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, तो अफगानिस्तान में हमें आर्मी पहुंचानी पड़ी और वहां कितने लोगों की जान चली गई। तो मिडिल ईस्ट में मतलब वो जो क्राइसिस थे पूरे के पूरे, अफगानिस्तान वॉर वगैरह वाला टाइम पीरियड था, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ यूएसएसआर को, और बस किस लिए कि अपने अलायंस को, अपने जो सैटेलाइट स्टेट से उन्हें बचाए रखने में। चेकोस्लोवाकिया में जैसे रिबेलियन हुआ था किसके टाइम पीरियड में? लियोनिड ब्रेजनेव के टाइम पे, तो फिर यूएसएसआर आर्मी जाती है तो वो चेकोस्लोवाकिया को बचाने जाती है, वहां पैसा लगता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसेस थे, मिलिट्री एक्सपेंसेस, और दैट बिकेम द रीजन फॉर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। फाइन। अगली चीज जैसे देखोगे तो एंड विद इन दी सोवियत सिस्टम, तो अब सोवियत सिस्टम में भी आप जैसे देखोगे तो सोवियत सिस्टम में जो देश थे, तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में भी कि सेंट्रल एशियन नेशंस जो थे, सारे स्थान नेशन जो थे वो, ठीक है, तो वो क्या है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। अब क्या हो गया, देखो समझना बहुत अच्छी तरह से चीजों को। एक परिवार में क्या हो रहा है, एक परिवार में जैसे अगर आप परिवार को छोड़िए कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल को दो फैमिली संभालना है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप है, एक पूरा का पूरा एक यूनियन बना हुआ है, उस यूनियन में क्या है कि हम सब पार्टी करेंगे। अब सब पार्टी करेंगे तो क्या है कि जो एक लीडर है उसने क्या किया, बोल दिया कि पार्टी का वेन्यू वगैरह मैंने डिसाइड कर लिया और मैं आपकी सबकी पार्टी अरेंज करके दे दूंगा आपको। अब क्या हो रहा है कि कुछ लोग प्रॉस्परस है तो वो पार्टी में अलग तरीके से चाह रहे कि हाँ महंगी पार्टी करो, कुछ लोग क्या है प्रॉस्परस नहीं तो बोल रहे कि नहीं नहीं पार्टी सस्ती करना है हमें। तो वैसी ही सिचुएशन जो लीडर की हो जाती ना कि किसकी सुने किसकी नहीं सुने, वही केस यूएसएसआर में फेस हो रहा था। कैसे कि यूएसएसआर का जो यूरोपियन पार्ट था, मतलब जो हम कहेंगे क्या कि बाल्टिक स्टेट्स थे, ठीक है, एस्टोनिया की बात कर लो, लातविया की, लिथुआनिया की बात कर लो, आप यूक्रेन की बात कर लो, बेलारूस की बात कर लो, ये सारे स्टेट प्रॉस्परस थे। इन्हें ऐसा लगता था कि यूएसएसआर में हमारी पोजीशन बेहतर है, मतलब ये प्रॉस्परस है, ठीक है, पार्टी में वो जो प्रॉस्परस लोग हैं वो है, और दूसरे पार्टी में जो थोड़े से लेस प्रॉस्परस लोग थे। तो स्थान नेशन, ये जो सेंट्रल एशियन, ठीक है, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, कई मैप अभी हमने डिस्कस किया था ना, कहां गया मैप वो। तो जैसे अगर हम यहां पे चीजों को देखते हैं तो ये वाले जो देश थे हमारे पूरे के पूरे स्थान नेशंस जो थे, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजिकिस्तान, तो ये देश लेस प्रॉस्परस थे। अब इन देशों को क्या लगता था कि यार इनका बर्डन भी हम ही ढो रहे हैं, ठीक है, इनका बर्डन भी हम ही ढो रहे हैं। तो ये सारे जो अल्टीमेट फैक्टर्स थे, तो इन अल्टीमेट फैक्टर्स मतलब ये सारे फैक्टर जो क्यूमुलेट जब होते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या होता है कि ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन होता है। और उसी के कारण हम देखेंगे कि जो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, जो यूएसएसआर का थोड़ा वेस्टर्न पार्ट था, यूरोपियन पार्ट था, वो ज्यादा आतुर था कि भैया डिसइंटीग्रेट कर दो, हमसे नहीं चल रही है अब गाड़ी, ठीक है। फिर क्या होता है, इकोनॉमिक बर्डन तो आए ही आए इन सारी चीजों के चलते, और वही कारण बना इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का। साथ ही साथ क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द वेस्ट। अब आंख पे चश्मा नहीं लगा था उनके, ठीक है, एक समय तक क्या है कि यूएसएसआर ने, कम्युनिस्ट पार्टी जब स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा, तो उस समय पे तो क्या लोगों की आंखें बंद करके रखी थी कि तुम कुछ देखो ही मत, तुम तो बस ये समझो कि सोवियत सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, इसे ही ग्रो करना है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा था, इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो वेस्ट की थी वो दिख रही थी उन्हें क्लियरली, मतलब अब जब लीडर खुद को समझ में आ गया, आप देखोगे मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम में क्या हो कि लीडर खुद बोल रहा है रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है, वी आर नॉट एट पार विद द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो उस कारण से लोगों को भी समझ में आ रहा था, ऑर्डिनरी सिटीजंस बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट एंड द प्लान्स एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट्स व्हिच दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम, ठीक है, ये सारी चीजों में समझ में आ रही थी। They could see the disparities, उन्हें disparities समझ में आ रही थी उनके सिस्टम में और वेस्टर्न सिस्टम में। After years of being told that the Soviet system was better than the Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock। ठीक है, तो जब सारी लंबे समय तक झूठ बोला जाएगा, लेकिन एक समय के बाद जब पर्दा उठता है ना, तो उससे लोगों को एक शॉक मिला, साइकोलॉजिकल शॉक मिला, एक पॉलिटिकल शॉक मिला कि नहीं यार ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी, सोवियत सिस्टम में कमियां हैं, उसमें रिफॉर्म की जरूरत है।
सुनो ये पॉइंट को पकड़ के रखना, यहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत है, वो लोग चाह रहे थे वहां पे, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। तो हमने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के रीजन समझ लिए। क्वेश्चन अगर क्या होता है कि एक बड़ा क्वेश्चन उसके अंदर से छोटे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस, लिख सकते हो ये आंसर, ठीक है। हमारा बड़ा क्वेश्चन तो एक बनेगा ही कि क्या किन कारणों से सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आपने इकोनॉमिक रीजंस करके एक आंसर लिख सकते हो उसमें, फाइन। फिर आप देखोगे तो पॉलिटिकली भी क्या है, स्टैग्नेशन देखने को मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको स्टैग्नेशन देखने को मिला। स्टैग्नेशन मतलब रुक सा जाना, ग्रो नहीं होना, ठीक है। वो क्या दिक्कत थी, क्या रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस due to which we are saying that कि there was administrative और political stagnation in USSR, वो क्या reasons थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू दी पीपल। सबसे पहली चीज तो क्या, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं थी, एक पार्टी थी और वो लोगों की थी नहीं पार्टी। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी को भी ऐसा लगता था अरे सिंगल पार्टी तो है, ठीक है, कौन हमारे सामने आएगा, ठीक है, कोई नहीं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह का स्लोगन लेके चलती थी, मत रहना तुम चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी बेफिक्र थी, कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू दी पीपल, और ये कारण बना कि उसने लोगों के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, मर रहे मरने दो इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है, ऑर्डिनरी पीपल वर एलिनेटेड बाय द स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रैम्पेंट करप्शन, द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड। मतलब सिस्टम किसी भी तरह से अपने आप को सुधारना नहीं चाह रहा था, तो लोग उससे परेशान थे, खास करके आम जनता, ठीक है। आम नागरिक जो थे उनका आम बना दिया जाता है जिस तरह से जब ऑथोरिटेटिव रिजीम आ जाते हैं, जहां पे गवर्नमेंट आपकी अगर सुन नहीं रही, गवर्नमेंट आपके दुख दर्द को समझ नहीं रही, पेट्रोल का भाव कहां जा रहा है नहीं समझ रही है ना, तो आम नागरिक जो रहता है उसका क्या बन जाता है, आमरस बन जाता है। यहाँ पे ये चीज समझना, ठीक है। द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किसी भी तरह से अपने आप को ओपन नहीं करना चाह रही थी। देखो ओपननेस, ठीक है, ग्लासनोस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि नीड है, ठीक है, नीड है, नीड समझ लेना क्या नीड थी रिफॉर्म की, क्योंकि एक क्वेश्चन यही बनता है आपका, ठीक। एनसीईआरटी में भी आप देखोगे कि व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्म, ठीक है, फॉर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉर्बेचेव। तो क्या रीजंस थे, तो यही रीजंस थे, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन द वास्ट लैंड। अब क्या हो रहा है, आप यूएसएसआर को देखोगे, मैंने बताया वर्ल्ड का कितना बड़ा हिस्सा यूएसएसआर का पार्ट था, और वहां पे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, उसमें भी एक ही पार्टी, तो वो एक पार्टी इतने पूरे हिस्से को संभाल नहीं पा रही थी, ठीक है, इस वास्ट ज्योग्राफिकल रीजन को संभाल नहीं पा रही थी। The party bureaucrats gain more privilege than the ordinary citizens। अब पार्टी सिंगल पार्टी है, सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड है, तो पार्टी ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे एकदम मक्खन पे तैर रहे थे, ठीक है, आम आदमी जो है पिसा जा रहा था, वो समस्या थी। पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम एंड विद द रूलर्स एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजिंगली लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग। तो लोगों को अब क्या है कि मतलब ऐसा है कि बिक गई है गवर्नमेंट है, ठीक है। तो लोगों को क्या लगा, लोगों को ये लगा कि हमें जो लीडर्स हैं उनमें विश्वास नहीं है, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो उनके लिए कुछ हो नहीं रहा था, तो बूंद बूंद से घट भरता है। इस तरह पे क्या है कि लोग अब समझ रहे थे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स में भी स्टैग्नेंट हो चुकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, पॉलिटिकली कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, तो लोग मतलब अगर समझेंगे ना तो पूरी तरह से परस्त हो चुके थे सिस्टम से, फाइन। तो अब परस्त हो चुके थे, किस चीज की जरूरत थी, रिफॉर्म की। देखो अब यहां पे एक नया एंगल आ रहा है, क्वेश्चन बनेगा ना आपसे कि व्हाट वर द रीजंस ड्यू टू विच मिखाइल गॉर्बाचेव इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स, तो आप वो रीजंस लिख सकते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ठीक है। और वही रीजंस थे डिसइंटीग्रेशन का, किसका, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के वही रीजंस थे, फाइन। अब यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक डायमेंशन एक अलग ये निकल जाता है कि चलो समस्याएं थी, समस्याओं को समझा, किसने समझा, मिखाइल गॉर्बाचेव ने। उसने देखा कि यार समस्याएं, इन समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा, तो मिखाइल गॉर्बाचेव ने उन समस्याओं को समझा। तो गॉर्बाचेव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दी सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समझते हुए मिखाइल गॉर्बाचेव ने बोला कि मैं बदलाव लाऊंगा, बहुत अच्छी बात है। अब मिखाइल गॉर्बाचेव ने बदलाव लाया, लेकिन उसके बावजूद भी डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर। ऐसा क्यों हुआ, ये एक सवाल बन सकता है, ठीक है, कि डिस्पाइट द एफर्ट्स फ्रॉम मिखाइल गॉर्बाचेव यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये भी चीज समझना कि सवाल ये बनता है, देन व्हाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ गॉर्बाचेव्स एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड हिज अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट द रिफॉर्म, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन कि अच्छी तरह से डायग्नोसिस कर लिया, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर मुझे ये समस्या है, तो डॉक्टर ने आपकी बीमारी को जब देख लिया तो डॉक्टर इलाज करेगा। अब बीमारी समझने के बाद भी, इलाज करने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डॉक्टर के इलाज में कुछ कमी थी क्या। चलो तो उस चीज को समझते हैं, मतलब यहाँ जो डॉक्टर थे गॉर्बाचेव, उनको समझ में आ गया था, डायग्नोस्ड द प्रॉब्लम, उन्हें समझ में आ रहा था दिक्कत क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस जो है कि ये समस्याजनक है, तो उन्होंने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस भी करे, लेकिन उन रिफॉर्म के बावजूद भी दी अटेम्प्ट टू इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स, मतलब जो उनका अटेम्प्ट था वो फेल्ड रहा, ठीक है। तो हियर द आंसर बिकम्स कंट्रोवर्शियल। तो जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए ना, उन रिफॉर्म्स को अलग अलग चश्मे से देखा गया
कैसे? तो ये चीजें समझो। देखो, अब मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया कि दो तरह के लोग हो गए थे। एक तो जो रिफॉर्म चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने ही मिखाइल गोर्बाचेव को बोल दिया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम रिफॉर्म सही तरीके से नहीं ला पाओगे। लोग रिफॉर्म चिल्ला रहे थे, मिखाइल गोर्बाचेव को भी समझ में आया कि रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन जब रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए तो लोग जो रिफॉर्म की चाह रख रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी विद दोज रिफॉर्म्स, ठीक है, उन्हें लग रहा था कि और बेहतर किया जाना चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं थे, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। दूसरी चीज क्या है कि जो रिफॉर्म नहीं चाह रहे थे वो लोग तो मिखाइल गोर्बाचेव को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो लोग तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये समझो हम यहाँ पे, तो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोर्बाचेव, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि देयर वाज अ सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी which felt that the Gorbachev should have moved much faster and were disappointed and impatient with his method। तो उन्हें समझ में आया क्या कि रिफॉर्म तो ला रहा है मिखाइल गोर्बाचेव, लेकिन वो रिफॉर्म अच्छे नहीं है, ठीक है, जिस स्पीड से आना चाहिए उस स्पीड से नहीं है। मतलब यही है कि हमने आपके लिए पूरी व्यवस्था की, हम आपने मेहमान नवाजी करी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कमी रह गई, ठीक है। तो वो एक सेक्शन ये था जिन्हें ऐसा लग रहा था, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, देयरफॉर दे डिमांडेड द डिसइंटीग्रेशन, दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंस। उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिफॉर्म से कुछ नहीं होगा, अब तो यूएसएसआर का सिस्टम ही खत्म करना होगा, ठीक है। और देखो, अब एक चीज मैं बता देता हूं कि मिखाइल गोर्बाचेव कभी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर खत्म हो, समझ में आ रहा है? वो कभी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर खत्म हो, वो यूएसएसआर को रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो उन्होंने, अब फिर वही वाली बात आ गई कि उन्होंने रिफॉर्म लाने का जब एक तरह से कह सकते हैं वादा किया और रिफॉर्म नहीं ला पाए, तो उससे लोग और ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना कि पापा बोल देते हैं हाँ फोन दिलाएंगे, परसेंट लाना, परसेंट भी लिया, आप बोलते कि नहीं नहीं यार वो तो क्या है कि परसेंट तो आपको चीटिंग करके मिल गए वो, तो फिर आपको ऐसा लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो फोन चाहिए ही चाहिए। वही चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, और इसी के चलते क्या है, पीपल केम आउट ऑफ देयर होम, दे प्रोटेस्टेड, ठीक है, और इसीलिए जो यूरोपियन पार्ट था वहां पे आपको ज्यादा तेजी से रिफॉर्म की नीड समझ में आएगी, और वो रिफॉर्म अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन में कन्वर्ट होता है। अब जो दूसरा सेक्शन था, मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड दोज हु वर सर्व्ड बाय द सिस्टम टुक एक्जैक्टली द अपोजिट व्यू, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, जो सिस्टम है कम्युनिस्ट सिस्टम ये बेहतर है। उन्होंने एक पूरा अपोजिट व्यू ले लिया, उन्होंने बोल दिया मिखाइल गोर्बाचेव क्यों रिफॉर्म ला रहे हो तुम, इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म की बात करी, जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात करी, तो उन्होंने उस चीज को नकार ही दिया, सपोर्ट ही नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। दे फेल्ट दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग एंड गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतनी तेजी से रिफॉर्म नहीं लाना भैया, ऐसे में हमारी पावर पूरी इरोड हो जाएगी। तो दोनों ही साइड क्या हो गए, दोनों ही साइड एक तरह से देखेंगे तो रिफॉर्म से खुश नहीं थे, एक रिफॉर्म चाहते ही नहीं थे, दूसरे को ऐसा लग रहा था कि रिफॉर्म बहुत स्लो है, ठीक है। तो ये जो गोर्बाचेव का रिफॉर्म का आइडिया था, आइडिया वाज नोबल, ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से क्या है, हीरोइक ब्लंडर बन गया, मतलब वो हीरो बनने जा रहे थे लेकिन क्या हो गए, जीरो बन गए। तो गोर्बाचेव रिफॉर्म क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ टग ऑफ वॉर, समझते ना, रस्सा खींच, आगे उधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, उसके चलते क्या बीच में कौन फंस गया, मिखाइल गोर्बाचेव, ऐसे दोनों हाथ में। तो उस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो क्या है, उतने सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है। लोगों की इंटरप्रिटेशंस और उनके एस्पिरेशंस मिखाइल गोर्बाचेव के विजन के साथ में मैच नहीं हुई है, एंड अल्टीमेटली ही लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies। जैसे बोरिस येल्टसिन की बात करें तो जो लोग सपोर्ट में भी थे, एक समय पर उन्हें ऐसा लगा भैया ये आदमी ही क्या है, चक्कर खा गया, इन्हें ही समझ नहीं आ रही है, और वेस्ट को बड़ा मजा आ रहा था, ठीक है, समझने वाली बात है, वेस्ट को बड़ा मजा आ रहा था, उन्हें ऐसे ही लीडर चाहिए था कि जिसे खुद समझना बैठे। उन्होंने बोल दिया कि और फुलाया जाए, पंप किया जाए, नोबेल पीस प्राइज वगैरह देंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से देखो, वेस्ट का पर्सपेक्टिव ये था कि वो जो कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन था वो खत्म करवाने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, भैया इनको ट्रॉफी दो, ठीक है। क्या होता है कि इन्हें छोटा मोटा पुरस्कार देके खुश करो इन्हें, क्यों, क्योंकि जो एक बड़ी राइवलरी थी वो खत्म हो रही है। यूएस जो है, वेस्टर्न ब्लॉक जो है, वो अपनी डोमिनेशन को स्टैब्लिश कर सकता है, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर होगी उनके लिए, प्राइवेट सेक्टर घुसेगा भी तेजी से, शॉक थेरेपी वगैरह पढ़ोगे आप आगे, ठीक है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो क्या हो रहा है कि लोग जो सपोर्ट था मिखाइल गोर्बाचेव को, वो पूरी तरह से क्या हो गया, इरोड हो गया, वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। Were there only economic and political reasons for disintegration of Soviet Union? तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले, इसके पहले मैं आपको यहां बोल दूं क्या, तो ये जो रिफॉर्म का आइडिया था वो एक फेलियर रहा, और उस रिफॉर्म के आइडिया के आगे, मतलब वो फेलियर आइडिया के आगे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। तो अब ये तक आपने क्या समझा कि हाँ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन था, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टैग्नेशन से लोग खुश नहीं थे, रिफॉर्म की डिमांड करी, रिफॉर्म लाया भी मिखाइल गोर्बाचेव ने, लेकिन वो रिफॉर्म से लोग खुश नहीं थे, पीपल वर डिवाइडेड ऑन दिस ओपिनियन, ठीक है, कि रिफॉर्म सही है गलत है, और अल्टीमेटली, ठीक है, दिस सिचुएशन क्रिएटेड अ सर्कमस्टेंस ऑफ फेलियर ऑफ एवरीथिंग, और उसी के चलते क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। अब सवाल फिर वो आता है कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस थे, तो
यहां पे आपको क्या लिखना है कि नहीं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीजंस के अलावा भी रीजंस मतलब कुछ और फैक्टर्स भी थे। वो क्या थे? द राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड? तो आप इसमें क्या लिख सकते हो? इकोनॉमिक रीजंस लिख सकते हो, पॉलिटिकल रीजंस लिख सकते हो, एंड नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस लिख सकते हो। ठीक है, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस में क्या लिखोगे? द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सॉवरेनिटी within various republics including Russia and the Baltic republics, Estonia, Latvia, Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be final and the most immediate cause of the disintegration of USSR। मतलब आप हेडिंग दे देना नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, उसको समझाना ऐसे क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन जो थी, स्टैग्नेशंस थी, वो अपनी जगह थी। उसी के साथ साथ में एक और बड़ी समस्या क्या थी यहाँ पे? उसी के साथ साथ में एक और बड़ी समस्या ये थी कि जो देश थे ना, हर देश में नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जाग रही थी। देखो नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, नेशनलिज्म आइज्म लग जाता है, आइडियोलॉजी बन जाती है, एंड आइडियोलॉजीज आर यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। हर आइडियोलॉजी का मोटिव क्या होता है? जैसे कम्युनिज्म को भी आप देखोगे ना, उसका मोटिव क्या है कि लोगों को एक साथ अपनी छतरी के नीचे लाके मूव करवाना। हाँ, हम सब कम्युनिज्म में विश्वास रखते हैं तो हम यूएसएसआर बनाएंगे। वैसे ही जब नेशनलिज्म मजबूत हुआ अलग अलग रीजन में, रशिया में, ठीक है, बाल्टिक रिपब्लिक्स में, एस्टोनिया में, लातविया में, लिथुआनिया में, तो जिस तरह से एक आइडियोलॉजी ने उनको साथ में लाए थे, उसी तरह से दूसरी आइडियोलॉजीज का काम ही होता है मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो उसी तरह से एक विचारधारा ने इनको अलग भी करवाया। उन्होंने बोल दिया भैया साथ में रहने में कोई सार नहीं, अलग अलग हो। ठीक है, तो जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस जागी उन रीजन्स में, उसी के चलते क्या होता है, दोज नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस प्रूव टू बी मोस्ट इमीडिएट कॉज फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन उसके चलते होता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन दिस। अब देखो इसके ऊपर भी डिफरेंट व्यूज है कि क्या नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस सच में काम कर गई, क्योंकि रिफॉर्म्स लाया था और रिफॉर्म्स में फेलियर हुआ और इस कारण से डिसइंटीग्रेशन हुआ, हम तो यही कहेंगे। लेकिन उसके अलावा अगर जैसे देखोगे कि नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस कितनी सक्सेसफुल थी, कितनी सक्सेसफुल नहीं थी, उस पर भी डिफरेंट व्यूज हैं। क्या है? तो नेशनलिस्ट अर्जेस एंड फीलिंग्स were very much at work throughout the history of the Soviet Union, that whether or not the reforms had occurred, there would have been internal struggle within the Soviet Union। तो एक व्यू ये कहता है कि भैया नेशनलिस्ट अर्जेस जो थी, फीलिंग जो थी, जो एस्पिरेशंस थी ना, ये बहुत शुरू से ही थी। ठीक है, तो अगर रिफॉर्म नहीं भी लाते तो भी एक दिन डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था सोवियत यूनियन का। क्यों? क्योंकि लोग जो थे वो भर पड़े थे अंदर से पूरी तरह से। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब हमारी आइडेंटिटी हमें सप्रेस किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो रिफॉर्म आते वेदर और नॉट, ठीक है, रिफॉर्म होता या ना होता, एक दिन सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट होता ही होता है। कुछ लोगों का ये मानना था। ठीक है, लेकिन रिफॉर्म्स आए और रिफॉर्म्स के बाद में डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो ये तो क्या हो गया, व्हाट इफ पार्ट हो गया हिस्ट्री का। मैंने आपको पहले भी बताया है कि व्हाट इफ पार्ट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, तो दिस इज अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री। ठीक, बट श्योरली इट इज नॉट एन अनरीजनेबल व्यू। लेकिन ये अनरीजनेबल व्यू नहीं है कि वो तो रिफॉर्म आ गए तो हमने रिफॉर्म को क्या कह दिया, पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया डिसइंटीग्रेशन के लिए। लेकिन नो डाउट दिस इज ऑल्सो नॉट एन अनरीजनेबल पॉइंट कि कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट फीलिंग तो तेज थी और वो नेशनलिस्ट फीलिंग के कारण डिसइंटीग्रेशन होना तय था। ठीक है, तो अनरीजनेबल व्यू गिवन द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम्स, वन डे और द अनदर, ठीक है, इट वाज बाउंड टू डिसइंटीग्रेट। और वहीं पे अगर आप दूसरा व्यू भी देखेंगे तो अदर थिंग दैट गोर्बाचेव्स रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज्ड nationalist dissatisfaction to the point that the government and rulers could not control it। ठीक है, एक व्यू ये भी है नेशनलिस्ट अर्जेस को लेकर कि नेशनलिस्ट अर्जेस जो है वो थी हमेशा से, लेकिन वो डिसइंटीग्रेशन को नहीं, मतलब नेशनलिस्ट अर्जेस से डिसइंटीग्रेशन नहीं होता। कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल करके रख सकती थी, लेकिन जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया ना गोर्बाचेव ने, मतलब जो गोर्बाचेव के क्रिटिक थे खास करके, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नेशनलिस्ट को तो हम कंट्रोल करके रखे हुए थे, लेकिन गोर्बाचेव के रिफॉर्म ने क्या कर दिया, उस प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया। मतलब एक तरह से क्या है कि कोई आवाज उठा ही नहीं सकता था, लेकिन जब आपने ये बोल दिया कि हाँ आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, आजादी देंगे, तो जब आपने उनको हिंट दे दिया तो लोग क्या है, सिर पे चढ़ गए, ठीक है, कंधे पे बैठ गए। इस तरह से क्या है, फिर क्या हो गया कि सिचुएशन हाथ से निकल गई और फिर हम रूलर्स और जो पार्टी है वो कंट्रोल नहीं कर पाए। दोनों व्यू समझ में आया? देखो बहुत डिटेल में, बहुत पेशेंस के साथ मैं समझा रहा हूं, तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आपको समझ भी आ रहा हो। फाइन, क्या हुआ यहां पे, एक बार फिर से समअप कर दें सारी चीजों को। तो रुको, अभी इसके बाद समअप करेंगे। खैर ये मैप में तो ये बताया गया है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है ना, तो इनमें ज्यादा जोरों शोरों से आवाज उठी थी। बाल्टिक स्टेट जो है ये हो गया। आयरॉनिकल पॉइंट को बाद में डिस्कस कर सकते हैं, तो एक बार समअप कर लेते हैं यहाँ पे कि
Why did the Soviet Union disintegrated? पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, रिफॉर्म्स की जरूरत थी, गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे, लेकिन वो रिफॉर्म जो थे तो सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहे, उस पर भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे। लोगों का ये मानना था कि रिफॉर्म स्लो है, एक सेक्शन का मानना था रिफॉर्म बहुत फास्ट है, ठीक है। इसी के चलते एक टग ऑफ वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई वेयर गॉर्बाचेव लॉस्ट इट्स सपोर्ट्स, ठीक है। तो उसके चलते डिसइंटीग्रेशन हुआ। फिर क्या है, सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजंस थे क्या? नहीं, उसके अलावा भी रीजंस थे। क्या रीजंस थे उसके अलावा? तो हमने देखा कि नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ने डिसइंटीग्रेशन को तेज किया। अब नेशनलिस्ट एस्पिरेशन ने डिसइंटीग्रेशन को मतलब नेशनलिस्ट एस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन, ये पॉइंट पे भी दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कुछ लोगों को ये मानना था कि हाँ नेशनलिस्ट एस्पिरेशन बहुत मजबूत थी और शुरू से मजबूत थी, अगर रिफॉर्म नहीं भी आते ना तो भी एक दिन डिसइंटीग्रेशन होना था, क्योंकि जो लोगों की चाह थी, नेशनलिस्ट अर्ज थी, फीलिंग्स थी, वो डिसइंटीग्रेशन को करवा के ही मानती। कुछ लोगों का ये मानना था कि नहीं नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिस्ट अर्जेस जो थी वो इतनी स्ट्रांग कभी नहीं हो पाती। वो तो ये गॉर्बाचेव अंकल ने क्या किया कि जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए ना, तो वो रिफॉर्म्स ने क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया प्रोसेस को। पीपल, ठीक है, पीपल गॉट एन एक्स्ट्रा एज टू प्रोटेस्ट, पीपल गॉट एन मतलब कह सकते हैं विंडो टू प्रोटेस्ट एंड टू कम एंड टू बिकम द रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन के पीछे रीजन बनने का एक उन्हें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया। फाइन, ये सारी बातें हैं। तो ये सारा सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब अगर हम यहाँ पे एक आयरोनिकल पॉइंट को नोट करेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी वैसे हिंट दे दिया था कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिसइंटीग्रेशन जो होगा ना, तो मैनी थॉट दैट द नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रांग इन द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। लोगों को लग रहा था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जो स्तान नेशन है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तो ये इन रीजन में क्या होगा, इन रीजन में ज्यादा तेजी से प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। ये लोग जो हैं तो यहां पे नेशनलिस्ट अनरेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस ज्यादा है, ठीक है। तो सोवियत यूनियन का अगर कहीं पे बंटाढाल होना चालू होगा तो वो यहां से होगा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। लेकिन टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन एंड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस, उन देशों ने तो क्या है, क्योंकि वो देश देखो बैकवर्ड थे, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि सोवियत यूनियन में जुड़े रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उन देशों ने तो कहीं नेशनल मतलब उन देशों के कारण उन देशों ने तो इंडिपेंडेंस की डिमांड भी नहीं करी थी, ठीक है। उल्टा हुआ क्या कि जो नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन था ना, ठीक है, सोवियत यूनियन के साथ में जो नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन था, इट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मोर यूरोपियन पार्ट, ठीक है। मोर यूरोपियन पार्ट मतलब मैंने आपको बता दिया, इधर आप देखोगे ना तो ये वाला रीजन जो था, एस्टोनिया, लातविया, लुथीनिया, बेलारूस तो खैर उनका वो था सैटेलाइट, ठीक है। तो इन पार्ट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन पार्ट्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ठीक है। इन पार्ट्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स व्हेन कंपेयर्ड विद द सेंट्रल एशियन। एक्सपेक्ट किया जाता था कि सेंट्रल एशियन पार्ट जो है वहां पे क्या होगा कि ज्यादा नेशनलिस्ट अनरेस्ट होगा, लेकिन अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबॉडी, ठीक है, नेशनलिस्ट डिससैटिस्फैक्शन विद द सोवियत यूनियन वाज स्ट्रॉन्गेस्ट in the more European and prosperous part in Russia and the Baltic area as well as Ukraine and Georgia। तो यहां पे ज्यादा तेजी से प्रोटेस्ट देखने को मिला आपको। फिर क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल हियर फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम दी सेंट्रल एशियन। और एक कारण ये भी था जो मैंने आपको बताया कि उन्हें सेंट्रल एशियन के साथ में उनकी जम नहीं रही थी। उन्हें लग रहा था कि यूएसएसआर के नाम पे हम इन बैकवर्ड इकोनॉमीज को जबरन ढो रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर्म ईच अदर एंड concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union, and this was the point, ठीक है। यही मेन पॉइंट था, क्या कि उन्हें ऐसा लगा कि we are paying too high। क्यों? क्योंकि जो बैकवर्ड रीजन है उन्हें यूएसएसआर के नाम पे साथ में रखने में हमें घाटा है। तो ये पूरा मतलब एक आयरोनिकल पॉइंट था जो आपको क्या करना था, ध्यान रखना था। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप यू एंजॉयड इट। तो आपने मतलब एक पूरा पार्ट जो है किस चीज का कि कैसे क्या हुई हैं चीजें वो समझ लिया है। अब हम टाइमलाइन पे एक बार क्या करेंगे, सारी चीजों को समअप कर लेंगे। तो जो टाइमलाइन वाला बॉक्स दिया है ना, उससे आपको कुछ नए इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा और एक बार सारा रिवीजन भी हो जाएगा, आपको फैक्ट्स फिगर्स ध्यान हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बुक में दिया तो हम उसे भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम कंसिक्वेंसेस वगैरह को एक एक करके डील करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइन पढ़ते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।